सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते मरने की हालत हो जाती है और वो अभी भी बिस्तर पर लेटा है। मन करता है तो खेतों पर जाता है, नहीं तो सिर्फ पड़े पड़े पलंग तोड़ता है। दोस्तों के साथ गप्पे मारने के अलावा और कोई काम भी नहीं करता है। मनोहरपुर नाम के एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसी गांव में विक्रम नाम का एक किसान रहता था, जो स्वभाव से बहुत मेहनती और दयालु था। विक्रम के परिवार में उसकी पत्नी गीता रहती थी। गीता हर काम में विक्रम का साथ देती थी और घर को संभालती थी। विक्रम के पास गांव में 3 बीघा जमीन थी, जहां वह खेती करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। वह बचे हुए पैसों से गांव के गरीबों की मदद करता था। वहीं दूसरी तरफ उसका पड़ोसी सोहन रहता था, जो बहुत आलसी और स्वार्थी था। सोहन दिन भर सोता रहता और गांव में इधर उधर घूमकर लोगों के साथ गपशप करना उसका पसंदीदा काम था। सोहन के पास सिर्फ 1 बीघा जमीन थी, जिस पर वह कभी कभार ही काम करता था। वह विक्रम से जलता था, क्योंकि विक्रम ने अपनी मेहनत से खेतों को हरा भरा बना लिया था। एक दिन विक्रम खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था, वहीं सोहन अपने घर में आराम से सोया हुआ था। दोपहर होते ही गीता विक्रम के लिए खाना लेकर आई और उसे आवाज लगाई, विक्रम जी आ जाओ खाना खाने। विक्रम ने खाना खाया और फिर से खेत में काम करने लगा। वहीं सोहन को उसकी पत्नी शोभा ने जगाया। उठो जी, सूरज सर पर आ गया है, कब तक सोते रहोगे? हु क्या हुआ? क्या चोर डाकू आ गए क्या, जो तुम इतना जोर से चिल्ला रही हो? सुबह का ध्यान है तुम्हें, जो इतनी देर तक सो रहे हो? विक्रम भाई को देखा, सुबह से खेतों में काम कर रहे हैं। जाओ तुम भी खेतों में कुछ काम कर लो। सुबह से देखो बस पलंग तोड़ रहे हो। अरे आज बहुत गर्मी है, कल करेंगे काम शाम। तुम हमेशा बहाने बनाते हो। विक्रम भाई तो दिन रात मेहनत करते हैं, उनसे कुछ सीखो, पर तुम तो सिर्फ सोते रहते हो। विक्रम को छोड़ो, वो तो मूर्ख है। जो कोई भी मदद मांगता है वो बिना सोचे समझे मदद कर देता है। यह कहकर सोहन फिर से सो गया। देखते देखते शाम ढल जाती है और गांव के मुखिया का बेटा रोहित तेजी से दौड़ता हुआ विक्रम के घर पहुंचता है। वह विक्रम से कहता है, चाचा, दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, वह आपको बुला रही हैं, जल्दी चलिए। दादी की खबर सुनकर विक्रम तुरंत रोहित के साथ दादी की हालत देखने के लिए दौड़ पड़ता है। दादी का नाम लक्ष्मी देवी है। पूरे गांव में दादी का कोई अपना नहीं था, लेकिन विक्रम हमेशा से उनकी देखभाल करता आया था और उनके सारे खर्चे उठाता था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वहां पहुंचकर विक्रम कहता है, क्या हुआ दादी, आपको अचानक क्या हो गया? रोहित जाओ, जल्दी जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। रोहित तुरंत डॉक्टर को लेने चला जाता है। विक्रम दादी से पूछता है, बोलो दादी माँ, आपको क्या हुआ है? रोहित कह रहा था कि आप मुझे बुला रही थी, कुछ काम है तो बताओ। कुछ नहीं विक्रम बेटा, मुझे अचानक थोड़ी बेचैनी होने लगी, तो मुझे लगा मेरा अंतिम समय आ गया है। तो मैंने सोचा मरने से पहले एक बार विक्रम बेटे को देख लूं, तो मैं आराम से मर सकूंगी। मेरे दिल में कोई ख्वाहिश तो नहीं रहेगी, बस इसलिए तुमसे मिलना चाहती थी बेटा। दादी की बातें सुनकर विक्रम भावुक हो जाता है। तभी डॉक्टर भी आ जाता है और दादी की जांच करने लगता है। डॉक्टर कहता है, सब ठीक है, बस उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ऐसा होता रहता है। अब इनकी थोड़ी ज्यादा देखभाल करनी होगी। हो सके तो इनके साथ हमेशा किसी न किसी को रखना। विक्रम दादी माँ से कहता है, सुना दादी, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अब आपकी ज्यादा देखभाल करनी होगी और यह तभी हो सकेगा जब कोई आपके साथ हमेशा रहेगा। हाँ बेटा, पर मुझे अब ठीक लग रहा है। तुम्हें मेरी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दादी, जैसा आप कहें। रोहित, तुम थोड़ी देर दादी के पास रुको, मैं अभी जाकर गीता को यहाँ भेज देता हूँ, ताकि आज रात वह यहाँ दादी माँ के साथ रह सके। फिर क्या था, विक्रम रोहित को दादी के पास रहने को कहकर वहां से अपने घर चला जाता है। विक्रम तेजी से घर पहुंचता है और गीता उससे पूछती है, क्या हुआ जी, अब दादी माँ की तबीयत कैसी है? दादी की तबीयत फिलहाल तो ठीक है,
लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अब हमें उनकी ज्यादा देखभाल करनी होगी। इसलिए हम ये घर छोड़कर दादी के घर पर रहेंगे ताकि हम उनके पास हमेशा रह सकें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हमेशा कोई ना कोई उनके आसपास रहेगा और हम उनका ज्यादा ध्यान रख सकेंगे। गीता, तुम्हें आज रात दादी के पास ही रुकना होगा। मैं कल अपने साथ जरूरी सामान लेकर वहां आ जाऊंगा। विक्रम से बात करने के बाद गीता दादी के घर के लिए निकल जाती है। अगली सुबह विक्रम भी अपना और गीता का सामान बांधकर दादी के घर के लिए निकलता है, पर जाते वक्त उसे घर के बाहर सोहन की पत्नी शोभा मिलती है, जो उसे रोक लेती है और कहती है, क्या हुआ विक्रम भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, वो भी अपना सारा सामान बांध कर? कहीं नहीं भाभी, बस दादी की तबीयत खराब है तो डॉक्टर ने सलाह दी है कि अब उनके पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए अब से मैं और गीता दादी के साथ रहने वाले हैं। यह भी कोई कहने की बात है भाई साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाइए। विक्रम शोभा को सारी बात बताकर आगे दादी माँ के घर के लिए निकल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और विक्रम और गीता दादी के साथ अच्छा समय बिता रहे होते हैं। तभी अचानक एक दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उस समय विक्रम खेत पर गया होता है। दादी गीता को आवाज देकर बुलाती हैं। गीता बेटी, ओ गीता बेटी, जरा यहाँ आना, एक बहुत जरूरी बात करनी है। दादी माँ की आवाज सुनकर गीता दौड़ती हुई आती है। हाँ दादी, बोलिए क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। तुम जरा जल्दी से विक्रम बेटे को बुला दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। गीता ने जल्दी से रोहित को बुलाया और उससे कहा, रोहित बेटा, जा जल्दी से अपने चाचा के पास जा और उनसे कहना दादी ने बुलाया है, बहुत जरूरी है। गीता की बात सुनकर रोहित तुरंत वहां से विक्रम को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर में रोहित खेत के पास पहुंच जाता है। चाचा जल्दी चलिए, दादी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ रोहित बेटा, कुछ हुआ है क्या? ये तो पता नहीं चाचा, पर जब मैं दादी के घर के बाहर से गुजर रहा था तभी गीता चाची ने मुझे आवाज देकर कहा कि विक्रम चाचा को बुला लाओ और बोलना कि दादी ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। क्या पता डॉक्टर साहब को बुलाना पड़े तो तुम वहीं से चले जाना। विक्रम अपना सब काम छोड़कर रोहित को अपने साथ लेकर दादी माँ के घर की ओर चल देता है। कुछ देर में घर पहुंचकर विक्रम कहता है, क्या हुआ दादी, आपने मुझे बुलाया? बोलिए, मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए, अभी तो आपको और जीना है। दादी की ऐसी बातें सुनकर विक्रम तुरंत रोहित को डॉक्टर साहब को लेकर आने के लिए कहता है। रोहित बेटा, जल्दी से जाओ और डॉक्टर चाचा को लेकर आओ। नहीं बेटा, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें मेरे पुश्तैनी खजाने के बारे में बताना है। दादी, आप पहले ठीक हो जाओ, बाद में इस खजाने के बारे में बता देना। रोहित बेटा, जल्दी से डॉक्टर चाचा को लेकर आओ। विक्रम बेटा, अब डॉक्टर को बुलाकर कोई फायदा नहीं है। तुम बस मेरी ये बात अच्छे से सुन लो। मेरे घर के बाहर जो पेड़ है, अगर तुम वहां खुदाई करोगे तो तुम्हें वहां एक जादुई मटका मिलेगा। इस जादुई मटके की खासियत है कि तुम इसमें जो भी चीज डालोगे वो कई गुना हो जाएगी, पर इसका इस्तेमाल जितना हो सके सुबह के समय पर करना। सुबह के समय ही तुम्हें इसके जादू का असली असर दिखाई देगा। पर बेटा, एक बात याद रखना कि इस मटके का कभी भी गलत इस्तेमाल न करना और न ही होने देना। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो समझो कि इस्तेमाल करने वाला बर्बाद हो जाएगा। इस जादुई मटके की एक खास बात यह भी है कि ये इस्तेमाल करने वाले का इरादा भांप लेता है कि इसका इस्तेमाल सही काम के लिए हो रहा है या गलत। हाँ दादी, मैं समझ गया, पर मुझे इस जादुई मटके की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मैं इसके लालच में फंस जाऊं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पूरे गांव में बस तुम ही ऐसे हो जो कभी अपनी नहीं सोचते। मेरे हिसाब से ये मटका सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए। पर दादी, कहीं मैं इस जादुई मटके के लालच में आकर कुछ गलत कर बैठा तो? अगर ऐसा है तो तुम इस मटके को अभी मत निकालो,
जब तुम्हें लगे कि इसकी ज़रूरत है तो उस वक्त इसे निकाल कर इसका इस्तेमाल भलाई के लिए कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसे फिर से ज़मीन में गाड़ देना। ठीक है दादी, जब मुझे लगेगा कि इसकी जरूरत है तो मैं इसे जमीन से निकाल लूंगा। विक्रम से बात करते करते अचानक नानी की आंखें बंद हो जाती हैं। दादी, दादी, क्या हुआ दादी? आंखें खोलो दादी, कुछ तो बोलो। तभी पीछे से डॉक्टर आ जाता है और दादी की नब्ज जांचने लगता है और दुखी आवाज में कहता है, विक्रम भाई, दादी अब नहीं रही। डॉक्टर की ये बात सुनकर विक्रम और गीता रोने लगते हैं। दादी को गुजरे हुए अब 2 साल बीत चुके थे, पर विक्रम ने अब तक उस जादुई मटके को जमीन से नहीं निकाला था। इस साल बारिश न होने के कारण गांव में भयानक सूखा पड़ गया था। सूखे के कारण गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ऐसा सूखा गांव में बहुत समय बाद पड़ा है। इसी बीच विक्रम के घर पर गांव के सरपंच का बेटा रोहित आता है। चाचा जी, पिताजी ने आपको कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। ठीक है रोहित बेटा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ जी? आपको अचानक सरपंच जी ने क्यों बुलाया होगा? पता नहीं, पर शायद गांव में आए इस भयानक सूखे के बारे में चर्चा करने बुलाया होगा। तो आप इसके लिए क्या कर पाओगे? ये आपके हाथ में थोड़ी ना है। हाँ, पर पहले जाकर देखकर तो आता हूँ कि सच में इसी विषय पर बात करनी है या कोई और बात है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, पर आप खाना खाकर जाना, क्या पता कितनी देर तक बात चले। फिर विक्रम खाना खाकर सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी, आपने मुझे बुलाया था, बोलिए, कोई जरूरी बात करनी है क्या? आओ विक्रम बेटा, गांव पर आई इस विपदा से तुम भली भांति परिचित हो। पानी की कमी और सूखे के कारण गांव के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव की मदद हो सके। सरपंच जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना होगा, पर सोचने की बात यह है कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। सरपंच जी, मैं जल्द से जल्द इस बारे में कुछ सोचकर आपको बताऊंगा। फिर वह सरपंच के घर से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आते ही गीता उससे सरपंच के घर पर हुई बातचीत के बारे में पूछती है। वह गीता को सारी बात बताकर कहता है, गीता, मेरे पास एक चीज है जिससे मैं पूरे गांव वालों की मदद कर सकता हूं, पर उसका इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना होगा। क्या कहा? आप किस तरह से सभी गांव वालों की मदद करोगे? गीता, दादी ने गुजरने से पहले मुझे एक जादुई मटके के बारे में बताया था। इसमें अगर हम कोई भी चीज डालें तो वो कई गुना हो जाती है। विक्रम से जादुई मटके वाली बात सुनकर गीता चौंक जाती है। क्या कहा? जादुई मटका? पर आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि दादी ने मुझे सावधान भी किया था। मैं इतनी ताकत है कि इसमें डाली गई किसी भी चीज को ये कई गुना कर सकता है, पर अगर इसकी लालच में आकर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो ये मटका उसको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं अपनी निजी जिंदगी में खुश हूं तो मैंने आज तक उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं, पर अब हम इसका इस्तेमाल गांव वालों की सहायता के लिए कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जाइए और उस जादुई मटके को ले आइए। विक्रम तुरंत अपने घर से निकल जाता है और दादी के घर के पास वाले पेड़ के पास खुदाई का काम शुरू कर देता है। खोदते खोदते थोड़ी देर बाद उसे वो जादुई मटका मिल जाता है। चलो, अब इसे लेकर घर चलता हूं और फिर देखता हूं इसका चमत्कार। वह उस जादुई मटके को लाकर अपने घर के बिस्तर पर रख देता है। गीता देखो, ये रहा वो जादुई मटका। बताओ, सबसे पहले इसमें क्या डालकर देखें? मेरे ख्याल से इस मौके पर हम गांव वालों को अनाज देकर ही मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें गेहूं का दाना डालकर देखना चाहिए। गीता तुरंत रसोई में जाकर गेहूं का दाना लाकर उस जादुई मटके में डाल देती है। देखते ही देखते पूरा मटका गेहूं के दानों से भर जाता है। ये जादू देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और इसका इस्तेमाल
गांव के लोगों के लिए करने का निश्चय करते हैं। वाह, क्या बात है! ये तो कमाल का मटका है। इससे तो हम पूरे गांव वालों को आराम से मदद कर सकते हैं। पर हाँ, याद रहे कि ये बात फिलहाल सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। देखते देखते शाम हो जाती है और दोनों पति पत्नी जादुई मटके से बहुत सारे अनाज की बोरियां भरकर तैयार कर लेते हैं। अब हमें ये काम रोकना होगा, क्योंकि दादी ने कहा था कि इसका असली जादू सिर्फ सुबह के समय पर दिखाई देगा। शाम हो चुकी है और मेरे हिसाब से इतनी बोरियां काफी है। अगर कम लगा तो सरपंच जी से पूछकर और भेज देंगे। अब कल सुबह मैं एक एक करके सारी बोरियां सरपंच काका के घर पर रखाऊंगा, ताकि वो अपने हिसाब से सारे गांव वालों में अनाज बांट दे और जरूरतमंदों की मदद हो सके। हाँ जी, ये अच्छा रहेगा। पर उनको बोल देना कि हो सके तो ये बात किसी को भी न बताइए कि ये अनाज आपने गांव वालों को बांटने के लिए दिया है, वरना लोगों को शंका हो सकती है कि इतने भयानक सूखे में भी आप अनाज का दान कैसे कर रहे हैं। हाँ गीता, मैं ये बात भी सरपंच जी को जरूर बोल दूंगा। अगली सुबह जब विक्रम अनाज की बोरी लेकर सरपंच काका के घर के लिए निकलता है, उसी वक्त शोभा उसे देख लेती है और पूछती है, क्या हुआ विक्रम भाई, अब सुबह सुबह ये बोरी लेकर किस तरफ चल पड़े? शोभा के इस सवाल को सुनकर विक्रम थोड़ा हिचकिचा जाता है और बोलता है, कहीं नहीं भाभी, वो पिछले महीने मैंने सरपंच जी से कुछ अनाज लिया था, तो बस वही लौटाने जा रहा हूँ। लेकिन शोभा को विक्रम की बातों में जुगाड़ दिखाई देता है, तो वो मन ही मन सोचने लगती है, विक्रम भाई और उधार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और तो और ऐसे भयानक सूखे में वो अनाज वापस करेंगे, ये बात भी हजम नहीं हुई। कुछ तो गड़बड़ है। चलो अभी के लिए इन्हें जाने देती हूँ। अच्छा ठीक है भाई साहब, आप सरपंच जी को ये दे आइए। यह कहकर विक्रम सरपंच जी के पास और शोभा सोहन के पास जाकर, ओ आलसी आदमी, गांव में इतना सूखा पड़ा है और इसे कुछ काम करने के बजाय सोने की पड़ी है। हाय कैसा पति मिला है मुझको। शोभा के इतना जोर से चिल्लाने के कारण सोहन उठकर बैठ जाता है। अब क्या आफत आन पड़ी है जो तुम इतना चिल्ला रही हो? आज मैंने विक्रम भाई को देखा कि वो एक बोरी लेकर सरपंच के यहाँ गए हैं। हाँ, तो उसमें इतना चौंकाने वाली क्या बात है? एक बोरी सरपंच को दे दी तो क्या हो गया? तुम्हें कुछ समझ आता भी है या नहीं? ऐसे भयानक सूखे में कौन अपने घर का अनाज किसी को देता है? तुम्हें कैसे पता कि उसमें अनाज है? विक्रम भाई जब बोरी लेकर जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था। तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, पिछले महीने सरपंच काका से अनाज उधार लिया था, वो वापस करने जा रहा हूँ। क्या कहा? उधार? और वो भी विक्रम ने? फिर तो पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसलिए तो बोल रही हूँ, उठो और एक बार जाकर देखो आखिर चक्कर क्या है। ठीक है, मैं अभी पता लगाकर आता हूँ कि आखिर मामला क्या है। सोहन जैसे ही बाहर आता है, तभी वो देखता है कि विक्रम फिर एक बोरी लेकर जा रहा है। अब उसे पक्का कुछ गड़बड़ लगती है। सोहन भी विक्रम का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो देखता है कि विक्रम फिर से सरपंच के घर की तरफ जा रहा है। अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। ये विक्रम 2 बोरी अनाज का ऐसे ही थोड़ी दे देगा सरपंच को। मुझे पता लगाना होगा कि बात क्या है। एक काम करूंगा, आज मैं भी जाकर विक्रम से कुछ अनाज मांग लूंगा, तब देखता हूं वो क्या बोलता है। यहाँ सोहन गड़बड़ ढूंढ रहा था और वहीं विक्रम एक एक करके सारी बोरियां ले जाकर सरपंच के घर पर रख देता है। इतनी सारी बोरियों को देखकर सरपंच पूछता है, इतनी सारी बोरियां किस चीज की हैं विक्रम बेटा? काका, इन सारी बोरियों में अनाज है जो मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आप गांव में जिसको भी अनाज की जरूरत है उसे दे सके। बेटा, पर इतनी सारी अनाज की बोरियां तुम कहां से लेकर आए हो? काका, ये सारी मेरे घर की बोरियां हैं। अब ऐसी आपदा में ये सब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? पर काका, एक बात का ध्यान रखना कि ये सारी बात आप किसी को भी नहीं बताना। ठीक है बेटा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और हाँ बेटा, इतना सब करने के लिए भगवान तुम्हें सदा खुश रखे।
सरपंच काका, अभी 1-2 बोरियां और हैं, मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। फिर विक्रम बची हुई बोरियां लाने अपने घर के लिए निकल जाता है। उसी शाम सोहन विक्रम के घर पहुंच जाता है। सोहन को अचानक देखकर विक्रम बोलता है, अरे सोहन भाई, आप यहाँ? क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ भाई, एक छोटी सी मदद की जरूरत थी, इसीलिए चला आया। हाँ बोलो ना भाई, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? भाई, वो मेरे घर का राशन खत्म हो गया था और फिलहाल मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं दुकान से ले आऊं, तो सोचा तुमसे थोड़ा ले लेता हूं। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बस इतनी सी बात? बोलो भाई, कितना चाहिए और क्या चाहिए? मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। कितना और क्या? बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं जो बोलूंगा दे दोगे। भाई, तुमसे जितना हो सके उतना चावल दे दो, बस और कुछ नहीं। ठीक है भाई, मैं अभी तो नहीं दिला पाऊंगा, पर तुम कल सुबह सुबह आना और ले जाना। सोहन को विक्रम की बात नहीं समझ आई। वो फिर से सोचने लगा, अभी नहीं दिला सकता, पर सुबह सुबह ले जाना। अभी नहीं है तो सुबह कहां से आ जाएंगे? एक काम करता हूं, अभी निकलता हूं यहां से और थोड़ी देर जासूसी करके देखता हूं कि ये कहां से दिलाने वाला है मुझे चावल। फिर क्या था, सोहन वहां से चला जाता है और खिड़की के बाहर से विक्रम के घर के अंदर नजर रखने लगता है। वहीं दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। गीता, एक बोरी चावल की हमें और बनानी होगी सोहन भाई के लिए। वो थोड़ी देर पहले आया था, मैंने उसे बोल दिया कि कल सुबह आकर ले जाना। ठीक है जी, अभी तो हम जादुई मटके का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर कल सुबह सुबह सूरज के उगने के बाद सोहन भाई के लिए भी एक बोरी चावल की बना देंगे। खिड़की के बाहर खड़े सोहन ने गीता की बात सुन ली थी और फिर वो सोचने लगता है, अच्छा, तो इन लोगों के हाथ जादुई मटका लगा है, तभी इतने भारी सूखे में भी अनाज बांटा जा रहा है। रुको, आज ही रात को इसे चुरा लेता हूं। फिर जैसे ही विक्रम और गीता सो जाते हैं तो उनके घर में सोहन धीरे से घुस जाता है और जादुई मटके को ढूंढने लगता है। उसको वो जादुई मटका विक्रम के अंदर वाले कमरे में मिल जाता है, जिसे लेकर वो सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है। घर आकर शोभा सोहन पर गुस्सा हो जाती कि इतनी देर जासूसी करने के बाद भी यह सिर्फ एक मिट्टी का मटका ही लेकर आया है। अभी तक शोभा को इस मटके की सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए वह सोहन पर भड़की हुई थी। फिर वह सोहन से पूछती है, मतलब तुम इस मटके के चक्कर में विक्रम भाई के घर पर इतनी रात को गए थे? शोभा, ये कोई मामूली मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। तुम जो बोल रही थी ना, विक्रम मुखिया को इतने भयानक सूखे में भी अनाज देने जा रहा था, वो सब इसका कमाल है। और विक्रम ने एक नहीं, कम से कम 10 बोरी अनाज मुखिया के घर पर पहुंचाया है। है? क्या बात कर रहे हो? वो भी इसी मटके की मदद से? मैं कुछ समझी नहीं हूँ, जरा ठीक से बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, पर अभी नहीं, सुबह। मैंने गीता भाभी के मुंह से सुना कि यह सिर्फ दिन के समय पर काम करता है, तो कल सुबह सूरज उगने के बाद दिखाऊंगा। जब सुबह होती है तो विक्रम और गीता सोहन के लिए चावल की बारी बनाने गए तो वहां पर वह जादुई मटका नहीं होता है। यह देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। ये क्या हो गया? कल रात तक तो वह जादुई मटका यहीं था। गीता, तुमने कहीं और रख दिया है क्या? नहीं जी, मैंने भी कल रात को उसे यहीं देखा था। मुझे लगता है किसी को जादुई मटके के बारे में पता चल गया और उसने उसे चुरा लिया। यह तो अनर्थ हो गया। अगर किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो उस व्यक्ति पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। हमें पता लगाना होगा कि ये किसने किया और हम मटके को वापस जमीन में दबा देना होगा। यहाँ विक्रम और गीता परेशान थे और वहीं सोहन शोभा को जादुई मटके का जादू दिखाने वाला था। शोभा, मुझे पता है कि वो लोग इस जादुई मटके में अनाज डालते होंगे तो वो कई गुना बढ़ जाता होगा। तुम एक काम करो, मुझे एक नोट लाकर दो, मैं उसे डालकर देखता हूं क्या होता है। फिर क्या, सोहन उस मटके में उस नोट डाल देता है। शोभा, अब देखो इस जादुई मटके का जादू। थोड़ी ही देर में मटका बहुत से नोटों से भर जाता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। वाह, क्या बात है, अब तो हम अमीर हो जाएंगे, अब पूरा गांव हमसे जलेगा। हाँ हाँ, अब तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, बस रोज इसमें कुछ नोट डालो और बहुत सारे नोट निकालो। अभी दोनों खुश हो ही रहे थे कि जादुई मटका लाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने सोहन के लालच को भांप लिया था।
तभी पूरे पैसों में आग लग जाती है। देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। आग को देखकर दोनों घर के बाहर आ जाते हैं और रोने लगते हैं। वहीं बगल वाले घर से विक्रम और गीता भी जादुई मटके की खोज के लिए बाहर आ जाते हैं। और सोहन के घर में आग देखकर विक्रम कहता है, गीता, मुझे लगाता है कि वो जादुई मटका सोहन के पास है और उसी ने उसे चुराया होगा। विक्रम के इतना बोलते ही वह जादुई मटका विक्रम के पास आ जाता है। ये देखो जी, ये जादुई मटका फिर से हमारे पास आ गया है। आप जल्दी से जाइए और इसे वही गाड़ाइए, वरना कोई और इसका गलत इस्तेमाल करेगा। विक्रम उस जादुई मटके को वहीं उसके सही ठिकाने पर गाड़ आता है। तभी तो कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।